हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृतांशु रोशन और आज मैं आपको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताने वाला हूं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम खास करके आपको साइंस के हर एक सेगमेंट में मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम सुनने को मिलेगा। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, खास करके जब मैकेनिक्स की बात हम करते हैं तो वहां भी ये टर्म आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, उसके बाद आप जब कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात आएगी, राइट। तो आपको समझना होगा कि इक्विलिब्रियम तो कॉमनली जुड़ा हुआ टर्म है, लेकिन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है जब हम खास करके थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, राइट। चलिए, तो इसमें दो टर्म हमारा है ना, एक थर्मोडायनामिक और इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले कॉमनली इक्विलिब्रियम का एक जनरल मीनिंग आपको समझना होगा कि इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं, तब हम आसानी से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम का जो जनरल मीनिंग होता है वो है स्टेट ऑफ बैलेंस, राइट। तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम टर्म है, अगर इसको मैं कर दूं, इसका मतलब है सिंपली स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब संतुलन की स्थिति। तो अगर मैं कहूं जैसा भी आप सिस्टम ले रहे हैं, राइट, जैसे मान लीजिए हम थर्मोडायनामिक्स के लिए अगर हम एक सिस्टम ले रहे हैं, तो अगर उस सिस्टम में बैलेंस कंडीशन अचीव्ड है, संतुलन की स्थिति बनी हुई है, उस सिस्टम के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब अगर ना बैलेंस कंडीशन में है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आप समझ सकते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, राइट। चलिए, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सिंपली स्टेट ऑफ बैलेंस या संतुलन की स्थिति। मैं इसका एक एग्जांपल आपको रियल लाइफ में भी देना चाहूंगा कि रियल लाइफ में अगर मान लीजिए कि आपके पास एक अच्छा जॉब है, एक अच्छी फैमिली है, आपके सारे फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे हैं, आपके सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आई कैन से दैट नाउ यू आर इन इक्विलिब्रियम, यू आर मेंटेनिंग बैलेंस ना। अब आप जो है स्टेट ऑफ बैलेंस में अपने आप को पा रहे हैं, सब जगह से आपने सबको बैलेंस किया, राइट, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है रियल लाइफ में। ओके, तो मैं आपको इक्विलिब्रियम बताना चाह रहा था। अब चलिए हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे आते हैं कि ये क्या है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अगर हम कह रहे हैं, इफ आई एम सेइंग कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इट मीन्स ना, तो इसका मतलब ही है कि वो चार तरह के इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। चार इक्विलिब्रियम में कौन से हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो अगर दूसरा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वो है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम और हमारा चौथा फेज इक्विलिब्रियम। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये फोर्थ पॉइंट आपको नहीं मिलेगा ना, तो इस पे हम जब आएंगे तो चर्चा करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, किस कंडीशन में इसे लिखा जा सकता है, किस कंडीशन में नहीं लिखा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अगर हम समझना चाह रहे हैं तो आपको यहां समझना होगा कि यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस अगर किसी भी दो सिस्टम में है, मान लेता हूं मैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच हीट ट्रांसफर होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है ना, दैट इज नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल प्रोसेस है ना। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा इन ट्रांजिट मोड में रहता है, राइट, उसे आप स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर मान लेते हैं ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सी है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी है और डेफिनेटली हीट ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी में हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो मैं मान लेता हूं कि आफ्टर सम टाइम ये भी हमारा 35 डिग्री सी पे आ गया, ये भी 35 डिग्री सी पे। चूंकि हीट इसे रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, इसका टेम्परेचर कम होगा, ये ठंडा होगा, और किसी वस्तु में सिस्टम में हीट आ रहा है, डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैं मानता हूं कि एक सिचुएशन के बाद दोनों बराबर हो गया, तो आई कैन से दैट यहां पे टेम्परेचर जो है दोनों सिस्टम का बराबर हो गया, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बैलेंस्ड हो गया, राइट। तो इक्विलिब्रियम है क्या, स्टेट ऑफ बैलेंस ही है ना। तो यहां पे अगर टेम्परेचर बैलेंस हो गया तो आई कैन से दैट इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम।
तो अगर प्रिसाइजली से कहेंगे तो अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टाइम प्रोग्रेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, टाइम प्रोग्रेस हो रहा है, समय बढ़ रहा है 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, लेकिन जब ये टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा तो कभी भी इसमें हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ सकते हैं जब एक सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, या इसको और हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट मींस एट दैट टाइम नो हीट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस। तो इस स्थिति में अगर कोई सिस्टम है तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब आप मैकेनिक्स पढ़ते होंगे तो ये टर्म काफी कॉमनली आता है ना। तो किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में अगर हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब कहते हैं, राइट, जब मैं कहता हूं कि उस सिस्टम में जितने भी नेट फोर्स हैं अगर बराबर हो जाए ना, नेट मोमेंट जो है वो बराबर हो जाए ना। ये मैं मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मैकेनिक्स में जनरली हम पढ़ते हैं ना कि ये दोनों बराबर है तो आई कैन से दैट इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, राइट। चलिए, लेकिन यहां पे समझना होगा कि हम तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स में फोर्स तो चलो फिर भी ठीक है, मोमेंट का क्या यूज है, सही बात है, इसका यूज नहीं है, बट मैं आपको एक बता रहा था जनरल मीनिंग। अब अगर मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहता हूं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम में सारे फोर्स्ड बैलेंस होने चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए दिस इज माय सिस्टम ना, तो इस सिस्टम के अंदर अगर सारे फोर्स बैलेंस्ड है दैट मींस कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो आई कैन से दैट इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बट थर्मोडायनामिक्स में फोर्स का ज्यादा यूज नहीं है, बट नाउ फोर्स इज रिलेटेड विद द प्रेशर ना, फोर्स इज रिलेटेड विद द प्रेशर, यू नो दैट ना। और थर्मोडायनामिक में किसी सिस्टम को अगर डिफाइंड है तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी आपको चाहिए, 3 बेसिक वेरिएबल आपको चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो बेचारा आ गया कहां से ना, टेम्परेचर हमारा आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम से। अगर आप प्रेशर की बात करेंगे ये आ जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से। तो अगर किसी सिस्टम का अगर प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई कैन से दैट वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थर्ड हम लोग बढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसके केमिकल कंपोजिशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, मतलब समय बदल रहा है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। नाउ आपके मन में प्रश्न उठेगा, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल कंपोजिशन ना। तो केमिकल कंपोजिशन का मतलब है, जैसे मैं मान लेता हूं एक सिस्टम ले रहा हूं और मान रहा हूं कि सिस्टम में वाटर है, राइट। तो अगर ये सिस्टम में वाटर है तो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन, H2O में इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, आप पढ़े होंगे ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो है हमारा बॉन्डिंग रहता है, राइट। तो ये केमिकल कंपोजिशन इसका चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए अभी सिस्टम में हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हीटअप करना शुरू करते हैं ना। मान लेते एक बंद कंटेनर है, यहाँ पे ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा ना। वेपर का अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे ये भी तो H2O ही होगा। मान लीजिए इसको अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो ये वाटर आइस बन जाएगा। अगर आइस बन गया उसका भी केमिकल कंपोजिशन तो यही सेम है, राइट। क्या ये आइस ऑयल बन सकता है क्या? नहीं, ऑयल का अलग केमिकल बॉन्डिंग है, नहीं, वाटर का अलग केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकल बॉन्डिंग जो कि चेंज नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। इसको एक तरीके से और समझा सकता है, ये तभी हो सकता है जब उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो ना। केमिकल कंपोजिशन तब चेंज करता है जब सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस में मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो दैट मींस केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट है और उस स्थिति में वो सिस्टम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में, राइट। चलिए, तो ये 3 अगर आपको आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए, तो ये आपको मोस्ट कॉमनली बुक में ये 3 पैरामीटर मिलेंगे, राइट ना। तो वहां पे लिखा रहेगा कि मैकेनिकल, थर्मल और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, अगर ये तीनों एक साथ हो रहा है तो सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अगर ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कोई भी एक गड़बड़ा जाएगा तो उसे हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं कंसीडर करेंगे, वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे आगे चल के, प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जहां पे हमारे पास मिक्सचर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और मिक्सचर्स इस तरह के होते हैं जिसमें कि हमारा सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एक साथ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आइस एंड वाटर मिक्सचर, राइट।
तो वहां पे फेज अलग अलग होगा, तो यहां पे एक एडिशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि फेज इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम लोग तब मेनली पढ़ेंगे, ठीक है, जब किसी भी सिस्टम में मोर देन वन फेज अवेलेबल है ना। मोर देन वन फेज अवेलेबल होने का मतलब है आइस एंड वाटर ना, ऐसे हम बोल सकते हैं, या वाटर एंड स्टीम, या वाटर वेपर ना, वाटर एंड वाटर वेपर मिक्सचर, राइट। तो अगर ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तब ये आपको समझना जरूरी है कि फेज इक्विलिब्रियम क्या है। तो बहुत ही सिंपल है ना, इसको बेटर एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें वाटर है और इसमें हमारे पास लेट्स सपोज आइस क्यूब्स भी है ना, और इसे हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम मान रहे हैं। तो यहां पे हमारा ये एक अलग फेज है, दैट इज इन सॉलिड फेज, ये वाटर है ना, जो कि लिक्विड फेज में है। तो मोर देन वन फेज अवेलेबल है तभी वहां पे फेज इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा। सिर्फ सिंगल फेज रहता तो अंडरस्टूड है, उसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए कुछ बुक में नहीं दिया जाता है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में आपको ये समझना होगा। तो फेज इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो भी फेज इसका है तो मास ऑफ ईच फेज रिमेन कांस्टेंट ना। तो जो मास ऑफ आइस है वो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ लिक्विड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम फेज इक्विलिब्रियम में कहते हैं। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है ना जिसमें कि ये चारों इक्विलिब्रियम एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब हम उस थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम बोलेंगे कि नाउ दिस थर्मोडायनामिक सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यहां से मैं आपको एक और कनेक्टिंग लिंक दे रहा हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम अगर आप समझ लेते हैं तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट क्या है, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम देन आई कैन से दैट ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे थर्मल अगर मैं मान लेता हूं सिस्टम ए और बी है ना विथ सिस्टम सी, अगर ये सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो अगर ए और बी इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ बी, कोई चेंज नहीं, कोई हीट ट्रांसफर नहीं। बी और सी हमारा है तो बी और सी है तो उसका टेम्परेचर बराबर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तीनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ना, किसके लिए, टू अंडरस्टैंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, अपने व्यू को, अपने विचारों को कमेंट में उतारिए, बताइए, सो दैट कि मैं और भी इससे बेहतर कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।